जैसे आप लोग जानते हैं, आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक यूएसए ने एक तरीके से एंटी चाइना कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। यूएसए की सरकार शी जिनपिंग को अब प्रेसिडेंट तक नहीं बुलाती, वो उनको बुलाते हैं जनरल सेक्रेटरी। और यूएस कोशिश कर रहा है कि कोई भी कंट्री जिसके कोई भी इशू हैं चाइना के साथ, यूएस ऑटोमेटिकली उस कंट्री के साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो इक्वाडोर हो या फिर वियतनाम या फिर कोई और कंट्री हो। मगर चाइना ने रिसेंटली अपने स्टेट फंडेड मीडिया आउटलेट सीजीटीएन के जरिए ये कहा है कि यूएस चाहे अपना एंटी चाइना कैंपेन जितना प्रमोट कर सके कर ले, ये बहुत बुरी तरीके से फेल कर जाएंगे। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में चाइना यहाँ पर प्राइमरीली बात कर रहा है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की। और हालांकि सेंट्रल यूरोप में पोलैंड भी आता है, यूक्रेन भी आता है, मगर ये आज के समय प्रो वेस्टर्न कंट्री हैं। मगर बाकी जो देश हैं वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस राइज कर रहा है। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि प्राइमरीली जो दो देश हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, सर्बिया और ग्रीस, इन पर चाइना का इन्फ्लुएंस किस हद तक बढ़ चुका है और वाई इट इज़ चैलेंज फॉर यूएस एंड यूरोप इन द फ्यूचर। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। रिसेंटली यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, ये यूरोप गए। उन्होंने यहाँ पे यूरोपियन कंट्री को रिक्वेस्ट की कि आप सब लोग मिलकर रैली करिए अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस दौरान इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच भी डिलीवर किया गया। इस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि पहली कोल्ड वॉर थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसआर, जो यूएसए जीता था आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ यूएसआर इन 1991 टू 92। उसके कंपैरिजन में जो सेकेंड कोल्ड वॉर होगी ये ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि माइक पोम्पियो ने यहाँ पर ओपनली एडमिट किया है चाइना एक टफर चैलेंज है। चाइना एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंट्री होगा टू डिफीट कंपेयर टू यूएसआर, क्योंकि चाइना के पास आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा है। यूएसआर और यूएसए में एक डिफरेंस थ्रू आउट कोल्ड वॉर में ये था कि यूएसए हमेशा ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सामर्थ्यवान देश था। कम्युनिस्ट चाइना के केस में ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट चाइना ने बहुत ही क्लेवरली अपना जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इस पर खास ध्यान दिया और अपनी इकोनॉमी को, इनकी अपनी इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग है ही, इनके पास बहुत सारा कैश रिजर्व भी है जिससे ये बाकी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। पर आप अगर 2010 से देखो तो चाइना का एक बहुत ही स्पेशल इंटरेस्ट रहा है सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2012 में चाइना ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम ओपन किया था यूरोप में। इसका नाम था चाइना सीज। इसको एक और नाम भी दिया गया बाद में 17+1। 17 मतलब यूरोपियन कंट्री, +1 मतलब चाइना। इनिशियली ये जो ग्रुप है ये था 16+1, बाद में इसमें एक और कंट्री ऐड हुआ तो रिसेंटली ये 17+1 हो गया। यहाँ पर जो 17 कंट्री हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, आप मैंने नाम लिख दिए हैं, इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, और भी कंट्री हैं। इवन जो नॉर्दर्न यूरोप की जो कंट्री हैं, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब शामिल नहीं है। इन्होंने यहाँ पर बस सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पर फोकस किया है। हाईवे और जो 17+ सेटअप है ये चाइना ने बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के अंडर चुपचाप ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक और एग्जांपल है कि यूएस में जब भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट आते हैं वो काफ़ी बार चाइना के जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं, जो उनकी ग्लोबल आउटरीच के प्रोग्राम हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं, उसको
काउंटर करने की कोशिश नहीं करते। सो 17+1 का गठन हुआ 2012 में इन बुडापेस्ट, और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि हर साल इनका समिट होता है, बहुत ही बड़ा समिट होता है। ये समिट में करते क्या हैं? समिट में चाइना ओपनली ये कहता है कि कोई भी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है, इनको कैपिटल चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके देश में कोई बंदरगाह है वो लॉस में चल रहा है, उसमें आप चाइनीज़ कंपनी की इन्वेस्टमेंट करा दो, जो मेजॉरिटी स्टेक हैं ये सरकारी चाइनीज़ कंपनी को दे दो, हम उस पोर्ट को रन करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आपकी नौकरियां हैं लोकल की नौकरियां वो बची रहेंगी, और आपका जो पोर्ट है वो भी फंक्शन करेगा। कोई आपका अगर एयरपोर्ट है, कोई हाईवे है, कोई और प्रोजेक्ट में आपको फाइनेंसिंग चाहिए, तो चाइना इज़ ऑलवेज देयर। और जो आखिरी समिट था इनका 2019 में, ये हुआ था डब्रोवनिक में। 17+1 कोलैबोरेशन हर किस हद तक सक्सेसफुल रही है, अब तक बस एक ही देश है इस कोलैबोरेशन में से जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और वो है पोलैंड। पोलैंड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अपने आप में इनके बहुत से इश्यूज़ हैं रसिया के साथ, चाइना के साथ। पोलैंड में हमेशा आपको एंटी चाइना सेंटीमेंट मिलेंगे, और ये अपने आप को एक बहुत ही क्लोज पार्टनर मानते हैं ऑफ यूएस। तो पोलैंड ने ओपनली क्रिटिसाइज किया है चाइना को और रसिया को भी, और ये लोग यूएस के साथ खड़े हैं। तो पोलैंड को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री हैं, अल्बेनिया, एस्टोनिया, ग्रीस, सर्बिया और भी कंट्री हैं, वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस हर साल बढ़ता जा रहा है। चाइना वहाँ पर जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करने के बहाने इनके पॉलिटिशियन, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनके साथ डीप रिलेशन बना रहा है। और इससे देखो इम्पैक्ट ये होता है कि इन द फ्यूचर चाइना अगर कुछ कदम उठाता है अगेंस्ट एनी कंट्री, तो उस वक्त यूरोप एक स्वर में चाइना को कंडेम नहीं कर पाएगा। चाइना को कंडेम करने की आवाज़ें फ्रांस से आएंगी, जर्मनी से हो सकता है कि स्पेन से आए, मगर बाकी जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है ये काफ़ी हद तक चुप रहेगा ना। अब हम फोकस करते हैं दो कंट्री पर जहाँ पर चाइना का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इन रिसेंट टाइम। एक देश है ग्रीस और दूसरा है सर्बिया। ग्रीस की मेन प्रॉब्लम है कि ये कंट्री 2014 से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। कई बार यूरोप ने वेल आउट पैकेज अनाउंस किया, इनको वेल आउट पैकेज नहीं चाहिए, इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि इनकी इकनॉमी सस्टेन कर पाए। ग्रीस ने बेसिकली क्या किया था पिछले 2 से 3 दशकों में? यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वेरियस इंस्टीट्यूशन से बहुत लार्ज स्केल पर लोन लिया। उस लोन के पैसे से ग्रीस के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने अपने देश में तरक्की करी, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, मगर ग्रीस आज के समय इतना ज़्यादा कर्जा ले चुका है कि ये इसे रीपे नहीं कर पा रहा। ऐसे टाइम में चाइना सामने आया है। चाइना धीरे धीरे ग्रीस के जो एसेट्स हैं वो, इनके बंदरगाह हैं और जगह भी इनके एसेट्स हैं, ये परचेज कर रहा है, और इसके बदले में ग्रीस को ये प्रोवाइड कर रहे हैं कैश, ताकि ये अपना जो कर्जा है इसको हैंडल कर पाएँ। रिसेंटली चाइना ने जो पार्ट ऑफ प्राइस है ग्रीस में, इसमें अपना जो टोटल स्टेक है ये 67% कर दिया था अंडर दियर गवर्नमेंट कंपनी कॉस्को। कॉस्को की फुल फॉर्म है चाइना ओशियन शिपिंग कंट्री, और पार्ट ऑफ प्राइस यहाँ पर है जो मार्क कर रखा है। चाइना का बहुत ही बड़ा प्लान है इस पोर्ट को लेकर। चाइना चाहता है कि पूरे यूरोप का ये सबसे बड़ा पोर्ट बने, और इस पोर्ट से ये पूरे मेडिटेरियन और एजियन सी, इसका जो ट्रेड है ये कम्प्लीटली डोमिनेट करें। और सिंस ग्रीस पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का,
तो चाइना ये भी मानता है कि जो पोर्ट ऑफ प्राइस है ये एक गेटवे है टू यूरोपियन मार्केट, और एशिया यूरोपियन अफ्रीकन ट्रेड रूट से स्विस कैनाल के भी काफ़ी करीब है। तो इससे चाइना को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब सिंस ग्रीस ने अपने एक सरकारी पोर्ट का बहुत ही बड़ा हिस्सा चाइना को बेच दिया, उसके बदले उनको बिलियंस डॉलर मिले। ग्रीस इसके बदले में चाइना की आलोचना इंटरनेशनल स्टेज पर नहीं करता, क्योंकि इनको उम्मीद है कि इवन इन द फ्यूचर कि जो इनके बाकी इंटरनेशनल एसेट्स हैं ये भी चाइना खरीदता रहेगा। तो रिसेंटली ग्रीस की तरफ से कोई भी आलोचना नहीं आई हांगकांग को लेकर। अब देखो ग्रीस जैसा इम्पोर्टेंट कंट्री चाइना की आलोचना नहीं करता, तो इससे यूरोपियन यूनियन और यूरोप अपने आप में काफ़ी बटा हुआ, काफ़ी कमज़ोर दिखता है इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। और इससे पहले भी अगर आप देखो तो 2017 में ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन की एक जो स्टेटमेंट है ये ब्लॉक कर दी थी यूनाइटेड नेशन में। चाइना का जो पुअर रिकॉर्ड है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट, इसकी आलोचना की जा रही थी। तो चाइना किस तरीके से इन कंट्री को वाई कर रहा है और इनकी जो लॉयल्टी है ऑन ग्लोबल स्टेज पे परचेज कर रहा है। और अगर हम सोचते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है ग्रीस पर चाइना का चाइना से कम होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक ग्रीस की इकोनॉमी को जो लॉस हुआ है, तो इनको एक ही चीज़ चाहिए आज के समय, मोर इन्वेस्टमेंट। तो चाइना के प्रति जो इनकी डिपेंडेंस है ये बढ़ने ही वाली है इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर ग्रीस की इकोनॉमी की एक बैकबोन है। इसको काफ़ी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। नाउ ग्रीस के बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है सर्बिया। सर्बिया आपको मिलेगा ग्रीस के नॉर्थ में। ये लोग भी ओपनली अब चाइना के साथ मिलिट्री टाइज, इकोनॉमिक टाइज डेवलप कर रहे हैं। इवन दो यूएस की तरफ से इनको बहुत सी चेतावनी मिली कि चाइना के साथ रिलेशन अपने इतने इम्प्रूव मत करिए। सर्बिया आज के समय लिटरली यूएस के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। सर्बिया बाय द वे मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, हालांकि ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने, मगर जब से पेंडेमिक आया है इनकी इकनॉमी को भी बहुत लॉस पहुंचा है। तो इनकी जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना ये भी आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। चाइना ऑलरेडी बाय द वे बिलियंस ऑफ यूरो के सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर चुका है सर्बिया को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी डेवलपमेंट। तो इन द फ्यूचर सरप्राइज मत होइएगा ग्रीस और सर्बिया बढ़ चढ़ के चाइना के डिफेंस में आए या फिर चाइना की आलोचना करने से पीछे हट जाएं। तो अब आप समझ गए होंगे कि चाइना का जो स्टेट रन सीजीटीएन है ये क्यों इतना कॉन्फिडेंटली ये क्लेम करता है कि यूएस का जो एंटी चाइना कैंपेन है ये पूरी तरीके से फेल कर जाएगा इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। फॉर द टाइम बीइंग यूएस के पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इनके पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को ये कैसे काउंटर करेंगे इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। सो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।